हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ईटी मेन सीरीज में। आज हम लोक प्रशासन को लेकर आए हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत इससे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं दूसरे थिंकर अर्थात चिंतक हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल को शास्त्रीय विचारधारा एवं प्रबंधन का पिता माना जाता है। हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच नागरिक हैं और इनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ है। ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन इसके अलावे भी वे बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। यह एक दार्शनिक थे। यह एक कुशल प्रशासक रहे हैं। यह एक राजमिस्त्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और यह एक वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो चलते हैं कि हेनरी फ्यूल कुशल प्रशासक के रूप में यह प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय फ्रांसीसी सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। दूसरा, एक वैज्ञानिक के रूप में इन्हें 1921 ईस्वी में धातु कर्म विज्ञान के अपनी खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि हेनरी फ्यूल बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, इनकी जो रचना है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो 1916 में फ्रेंच भाषा में लिखी गई। फ्रेंच भाषा में लिखी होने के कारण पूरे विश्व को के विचारों से अवगत होने में बहुत समय लग गया। इस बुक का पहला बेहतरीन अनुवाद दो ब्रिटिश नागरिक कॉन्स्टेंट और स्टॉर्क के द्वारा किया गया। तब जाकर इनके विचारों के बारे में पूरे विश्व को पता चला, और जब पता चला तो इन्हें शास्त्रीय विचारधारा एवं प्रबंधन का पिता माने जाने लगा। 1925 ईस्वी में इन्होंने एक सम्मेलन में कहा था कि टेलर और फ्यूल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी विरोधी नहीं हैं। जहां टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है, तो वही हेनरी फ्यूल को प्रबंधन का पिता माना जाता है। इनके द्वारा दिए गए प्रबंधकीय विचारधारा पूरे विश्व के सभी संगठनों औद्योगिक उत्पादन में लागू होते हैं। आज भी इनके विचारधारा को कमोबेश किसी भी संगठन में देखा जा सकता है। यही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक संगठन का एक समुचित स्वरूप प्रदान किया। तो चलिए चलते हैं, इनके द्वारा कौन कौन से विचार दिए गए। तो इनके द्वारा औद्योगिक उपकरण में 6 विचारधारा दिए गए, यानी किसी भी औद्योगिक उपक्रम को 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया और कहा कि वहाँ 6 गतिविधियाँ पाई जाती है, जिसमें प्रथम प्रबंधकीय था, यानी किसी भी संगठन किसी भी औद्योगिक उपकरण में सर्वप्रथम स्थान प्रबंधन का होता है। प्रबंधन ही पूरे सिस्टम को देखता है, नियंत्रित करता है, आदेश देता है, फिर वो समन्वय स्थापित करता है। इसीलिए प्रबंधकीय गतिविधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद उन्होंने दूसरे गतिविधि के रूप में तकनीकी को स्थान दिया। तकनीकी गतिविधि ही तय करता है कि कितना उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन का सबसे बेहतरीन तकनीक क्या होगा, उत्पादन कैसे होगा। ये सब कार्यों के लिए उन्होंने तकनीकी गतिविधि को स्थान दिया। इसके बाद उन्होंने वाणिज्यिक को भी गतिविधि माना। वाणिज्यिक यानी अगर उत्पादन होता है तो उसे कहाँ बेचा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, यानी पूरे व्यापार संबंधी गतिविधि को उन्होंने वाणिज्यिक के रूप में देखा। इसके बाद उन्होंने वित्तीय गतिविधि को भी रखा, यानी किसी भी संगठन या औद्योगिक उपकरण में वित्तीय प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, यानी बिना वित्त के कोई भी संगठन या औद्योगिक उपकरण नहीं चल सकता है। तो इसे आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े संगठन में वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत सारे उपाय प्रशिक्षण लागू किए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने लेखा संबंधी गतिविधि को भी स्थान दिया, यानी किसी भी औद्योगिक उपकरण
या संगठन में लेखा जोखा ऑडिटिंग के लिए लेखा संबंधी गतिविधि महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इन्होंने छठा सुरक्षा संबंधी गतिविधि के बारे में बताया, यानी किसी भी संगठन की सुरक्षा एवं उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के हितों की सुरक्षा के साथ साथ जान माल की कम क्षति हो, इसके बारे में उन्होंने सुरक्षा संबंधी गतिविधि को बताया। अब चलते हैं आगे, इनके प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत क्या क्या विचार दिए गए हैं। तो इन्होंने प्रबंधकीय विचारधारा के अंतर्गत प्रबंधकों को भी कुछ कार्य सौंपे हैं। उस कार्य को इन्होंने POCCC के रूप में देखा गया। तो P से पहला प्लानिंग, यानी प्रबंधन का पहला कार्य जो है प्लानिंग करना, यानी नियोजन करना। यानी किसी भी संस्था, किसी भी घर, किसी भी संगठन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो वो प्लानिंग है। अगर भारत की ही बात देखें तो आज़ादी के बाद भारत को व्यवस्थित एवं विकास के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत थी, इसीलिए योजना आयोग का स्थापना किया गया था। तो इन्होंने पहला जो कार्य प्रबंधन को दिया वो प्लानिंग के रूप में दिया, यानी नियोजन को स्थान दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो है उसे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन संबंधी कार्य दिए, यानी किसी भी संगठन में किसी भी औद्योगिक उपकरण को बेहतर संगठित रूप से आगे ले जाने के लिए प्रबंधन को संगठन संबंधी कार्य करने को कहा। इसी के संदर्भ में उन्होंने संगठन के 14 सिद्धांत भी दिए हैं, यानी किसी भी संगठन में 14 आधारभूत जो हैं तत्व होने चाहिए। इसके बाद इनके द्वारा प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत अगला कार्य जो है आदेश यानी कमांड को सौंपा, यानी किसी संगठन या औद्योगिक उपकरण में जो उच्च पद पर व्यक्ति आसीन हैं यानी जो प्राधिकार हैं तो उनको आदेश यानी कमांड यानी वो संगठन में आदेश दे सकते हैं, समुचित रूप से वहाँ पर क्या है देखभाल कर सकते हैं, सभी गतिविधियों पर नज़र बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कमांड को स्थान दिया। इसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेशन को बताया, यानी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय ही संगठन या औद्योगिक उपकरण को वास्तविक सफलता दिलाएगा। तो इन्होंने प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को महत्वपूर्ण स्थान दिया और प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत उन्होंने अंतिम जो है वो कंट्रोल यानी नियंत्रण को बताया, यानी किसी भी संगठन पर कंट्रोल नियंत्रण होना आवश्यक है, अर्थात कोई रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर के आदेश जो दिया जा रहा है वो आदेश सही ढंग से उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो इन्होंने प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत POCCC के रूप में प्रबंधक को कार्य सौंपा, यानी पहला P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांड, C से कोऑर्डिनेशन और C से कंट्रोल के रूप में प्रबंधन को कार्य सौंपा। तो हेनरी फ्योल के द्वारा नियोजन पर भी विचार दिया गया है, यानी इन्होंने नियोजन को 4 भागों में बांटा, यानी बेहतर नियोजन के लिए क्या है कि 4 बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी पहला जो है एकता, यानी नियोजित करते हुए यानी प्लानिंग के समय सबसे ज़्यादा ध्यान जो है एकता पर होना चाहिए, यानी बेहतर नियोजन के लिए सभी प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय नियोजन में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, यानी वहाँ पर एकता होना चाहिए। दूसरा जो है इन्होंने सततता को स्थान दिया, यानी नियोजन के समय दीर्घकालीन लक्ष्य और लघुकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नियोजन में सततता होनी चाहिए। तो इन्होंने पहला एकता और दूसरा सततता के रूप में नियोजन पर बल दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने सटीकता, यानी
इनका कहना था कि कोई भी नियोजन सटीक होना चाहिए, यानी आदर्शवादी प्लानिंग नहीं होना चाहिए जो हासिल ही नहीं किया जा सके, यानी प्लानिंग जो है वो सटीक यानी यथार्थ में होना चाहिए। तो इनके द्वारा नियोजन के अंतर्गत तीसरा जो बात कहा गया वो सटीकता को लेकर कहा गया, यानी प्लानिंग सटीक होना चाहिए। और अंतिम इनके द्वारा लोचशीलता को लेकर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया, यानी नियोजन करते समय अगर लक्ष्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं तो उस लक्ष्य को व्यवधान को दूर करने के लिए उसमें लोचशीलता होनी चाहिए ताकि लक्ष्य प्राप्ति में उत्पन्न व्यवधान को दूर किया जा सके। तो ये थे फ्यूल के नियोजन संबंधी विचारधारा। इसके बाद फ्यूल के द्वारा जो सबसे प्रमुख सिद्धांत दिया गया है वो संगठन के 14 सिद्धांत दिए गए हैं, यानी किसी भी संगठन में 14 सिद्धांत कम से कम होने चाहिए तब वो संगठन सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 14 सिद्धांत बहुत ही कम सिद्धांत हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 सिद्धांत होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इन 14 सिद्धांत को हम अदला बदली भी कर सकते हैं, लेकिन आज के जितने भी संगठन हैं तो उनमें कमोबेश इनके 14 सिद्धांत जरूर दृष्टिगोचर होते हैं। तो चलिए चलते हैं, इनके द्वारा बताए गए संगठन के 14 सिद्धांत को देखते हैं। तो फ्यूल के संगठन के 14 सिद्धांत को 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला संरचनात्मक पहलू, यानी किसी भी संगठन के संरचना से संबंधित हैं, और दूसरा मानवीय पहलू, अर्थात किसी भी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी से संबंधित मानवीय पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत पहला कार्य का विभाजन को बताया, यानी सभी का कार्य अलग अलग होना चाहिए, यानी कार्य का बंटवारा होना चाहिए। दूसरा उन्होंने प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के संबंध में कहा, यानी किसी भी संगठन में प्राधिकार एवं उस प्राधिकार को उत्तरदायित्व लेने के लिए होना चाहिए, यानी किसी भी संगठन में प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व जरूर होना चाहिए, यानी अगर वो असफल होता है तो उसे उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व को स्थान दिया। इसके अलावा संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने पद सोपान को भी स्थान दिया। तो आज भी किसी भी संगठन सरकारी हो या प्राइवेट आपको पद सोपान देखने को मिल जाता है। इसके बाद उन्होंने केंद्रीयकरण का सिद्धांत दिया, यानी उनका कहना था कि किसी भी संगठन का संचालन एक स्थान से होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने केंद्रीयकरण का सिद्धांत दिया। इसके बाद उन्होंने आदेश की एकता का सिद्धांत दिया, यानी उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए, तो इन्होंने आदेश की एकता का सिद्धांत दिया। उसके बाद उन्होंने निर्देश की एकता का सिद्धांत दिया, यानी उनका कहना था कि एक प्रकार के कार्यों को एक प्रकार के ही निर्देश प्राप्त होना चाहिए, यानी समान प्रकार के कार्यों के लिए एक ही बॉस से निर्देश मिलने चाहिए। हालांकि इनकी इस बात को लेकर आलोचना भी की जाती है कि इनका दोनों जो है भ्रांतियां उत्पन्न करती है। इसके बाद उन्होंने किसी भी संगठन में अनुशासन को भी महत्वपूर्ण माना, यानी बिना अनुशासन का कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने व्यवस्था को स्थान दिया, यानी किसी भी संगठन को में सिस्टम होना चाहिए, यानी व्यवस्था होना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं रहेगा तो संगठन अस्त व्यस्त हो जाएगा और वो सफल नहीं हो सकता है, टूट जाएगा। तो ये था फ्यूल के संरचनात्मक पहलू, यानी पहला कार्य का विभाजन, दूसरा प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा पद सोपान, चौथा केंद्रीयकरण, फिर आदेश की एकता, निर्देश की एकता, अनुशासन और व्यवस्था। अब चलते हैं हम इनके मानवीय पहलू पर।
तो मानवीय पहलू के अंतर्गत इन्होंने पहला पारिश्रमिक को स्थान दिया, यानी उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने दूसरा कार्यकाल का स्थायित्व को स्थान दिया, यानी अगर नौकरी सुरक्षित रहेगा तो वो मन से कार्य करेगा, अगर आप उसे नौकरी से बाहर निकाल देंगे तो वो डर के मारे बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा और उतने मन लगाकर संगठन में अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कार्यकाल के स्थायित्व को ध्यान में रखा। इसके अलावा उन्होंने समानता अथवा समता को स्थान दिया, यानी किसी भी संगठन में कार्य करने वाले प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच समता एवं समानता का भाव होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने पहल को स्थान दिया, यानी कोई भी कर्मचारी प्रबंधक को खुद इनिशिएटिव लेने के लिए उन्होंने पहल को बताया। इसके बाद उन्होंने सामूहिक हित को स्थान दिया, यानी वहाँ जो कार्य करने वाले प्रबंधक या कर्मचारी हैं तो उनको व्यक्तिगत हित के बदले उन्होंने सामूहिक हित को कहा ध्यान में रखने, तब जाकर कोई भी संगठन सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एकल की भावना या सौहार्द का सिद्धांत दिया, यानी किसी भी संगठन में अगर सौहार्द है तो संगठन जरूर जो है अपना सफलता हासिल करेगा। तो ये थे फ्योल के संगठन के 14 सिद्धांत। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं कि फ्योल की आलोचना भी की गई, तो चलिए देखते हैं फ्योल की आलोचना किस किस संदर्भों में की गई। तो फ्योल की आलोचना सबसे ज़्यादा व्यवहारवादियों द्वारा की गई। व्यवहारवादियों द्वारा पूरे शास्त्रीय विचारकों को मुहावरों की संज्ञा दी गई थी। व्यवहारवाद के अंतर्गत मुख्य रूप से साइमन का नाम लिया जाता है, आगे हम साइमन को भी लेकर आएंगे। एग्जाम के दृष्टि से साइमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। व्यवहारवादियों द्वारा मुहावरों की संज्ञा दी गई। इनके द्वारा इनके सिद्धांतों में आपसी द्वंद्व को रेखांकित किया जाता है, जैसे कार्य का विभाजन और आदेश की एकता, पद सोपान और केंद्रीयकरण बनाम पहल, यानी केंद्रीयकरण निर्णय जो है कोई ऊपर लेगा तो फिर पहल को कैसे स्थान मिलेगा। साथ ही एक प्रकार के सिद्धांतों को अलग अलग रखा गया, जैसे आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता। तो ये दोनों भी है जो इनकी भी आलोचना की जाती है कि दोनों का समान अर्थ होता है और उन्होंने अलग अलग इसे स्थान दिया है, तो इसको लेकर भी इनकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना जो है, इनके सिद्धांत को अधूरा सिद्धांत कहा गया, यानी इनके सिद्धांत को कल्पना पर आधारित कहा गया। फ्योल के सिद्धांत भी एक अधूरा सिद्धांत है जो पूर्णता में समझने में विफल रहा है। फ्योल ने अपना पूरा ध्यान संगठन के प्रबंधन स्तर पर रखा है। तो विचारकों के द्वारा ये भी कहा जाता है, आलोचकों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि फ्योल का सिद्धांत एक अधूरा सिद्धांत है। इनका पूरा ध्यान संगठन के प्रबंधन स्तर पर निर्भर था, जबकि किसी भी संगठन में इसके अलावे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसका फ्योल ने नज़रअंदाज किया है। अब चलते हैं। फ्योल का सार्वभौमिकता का दावा भी संदेहात्मक है, यानी आलोचकों के द्वारा यह भी कहा गया कि फ्योल का सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हो सकता है क्योंकि यह कल्पनाशीलता पर आधारित था। देखिएगा कि टेलर का सिद्धांत व्यवहारिक था, उन्होंने अपने सिद्धांत को लागू करने से पहले वो चेक किया था, यानी उसको प्रयोग में लाया था, लेकिन इनका सिद्धांत जो है किताबी रूप में था, यानी ये व्यवहार में नहीं लागू किया गया था। तो इसके लिए भी इनकी आलोचना की जाती है। हालांकि उक्त आलोचनाओं के बावजूद इनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता आज सभी संगठनों में कमोबेश देखने को मिलता है। जैसे कार्य का विभाजन तो सभी संगठन में मिल जाएंगे, प्राधिकार तो सभी संगठन में मिल जाएंगे, उत्तरदायित्व तो सभी संगठन में मिल जाएंगे, अनुशासन, एकता, समता, पहल, फिर आपका केंद्रीयकरण, पद सोपान। तो इनकी प्रासंगिकता आज उक्त आलोचनाओं के बावजूद भी कमोबेश सभी संगठन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, इनकी प्रासंगिकता को देखते हैं। तो
फ्यूल ने संगठन की एक संरचना विकसित की। आधुनिक संगठनों का स्वरूप कमोबेश उनके सिद्धांतों से ही विकसित हुआ है। यानी आधुनिक जितने भी संगठन हैं तो उसमें आपका इनका गतिविधि देख सकते हैं। औद्योगिक उपकरण की गतिविधि तो सभी संगठनों में आपको प्रबंधकीय पाए जाएंगे, तकनीकी पाए जाएंगे, फिर आपका लेखा वाला पाया जाएगा, फिर आपका सुरक्षा संबंधी गतिविधि, वित्तीय और वाणिज्य संबंधी गतिविधि पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका नियोजन संबंधी विचारधारा जो सभी संगठनों में देखा जाता है। इसके अलावा 14 जो सिद्धांत दिए हैं संगठन का, तब वो भी आपको लगभग सभी संगठनों में देखा जाता है। इसीलिए फ्यूल की प्रासंगिकता आज भी देखने को मिलती है। साथ ही उनके सिद्धांतों में व्याप्त मानवीय पहलू आज भी संगठनों में पाए जाते हैं। उन्होंने मानवीय पहलू का जो स्थान दिया था तो आज भी सभी संगठनों में पाए जाते हैं। जैसे उचित पारिश्रमिक यानी किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्यकाल का स्थायित्व यानी कि सभी को कार्यकाल का स्थायित्व होना चाहिए, पहल, समता इत्यादि को सभी संगठनों में कमोवेश देखने को मिलता है, जो इनकी प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। फ्यूल ने नियोजन पर बल दिया। फ्यूल ने बताया था कि नियोजन सब प्रमुख कार्य होता है। नियोजन के लिए एकता, फिर आपका सततता, फिर आपका सटीकता और लोचशीलता होनी चाहिए। बेहतर नियोजन के बिना कोई भी संगठन या कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। तो इनका नियोजन संबंधी विचारधारा जो है इनकी प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। आज भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग की उपस्थिति फ्यूल की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। इसके अलावा सतत विकास की अवधारणा भी नियोजन के महत्व को सिद्ध करती है। सतत विकास जो 1987 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आवर कॉमन फीचर में ब्रटलैंड द्वारा पेश किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि संसाधनों के नियोजित उपयोग ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। फ्यूल ने प्रशासनिक प्रशिक्षण पर बल दिया, जो आज के संगठनों की आवश्यकता बन गया है। यानी किसी भी संगठन में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति होती है तो उसके प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, जो फ्यूल की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। अब हम चलेंगे कि टेलर और फ्यूल में क्या असमानता है। तो चलिए चलते हैं, टेलर बनाम फ्यूल को देखते हैं। तो अगर समानता देखेंगे तो दोनों मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, दोनों किसी संगठन में नीचे के स्तर से कार्य करते हुए ऊपर की ओर यात्रा किए हैं। तो देखते हैं टेलर और फ्यूल में क्या असमानता है। तो पहला ये अमेरिकन है और ये फ्रांसीसी है, पहला असमानता। दूसरा, टेलर के सिद्धांत कर्म पर आधारित थे, यानी इनका सिद्धांत को व्यवहार में लाया गया था। जैसे टेलर को सर्वप्रथम फोर्ड जैसी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में लागू किया गया और फोर्ड ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। तो इनका सिद्धांत जो है कर्म पर आधारित है, जबकि फ्यूल का सिद्धांत कल्पना पर आधारित था, यानी यह सिर्फ कल्पना किया गया था। इसके अलावा टेलर जो है कार्य संपादन की सर्वोत्तम विधि का विकास करते हैं, तो फ्यूल के द्वारा प्रबंधन की सर्वोत्तम विधि का विकास किया गया। यानी टेलर जहां कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका विधि की बात करते हैं, तो फ्यूल जो है प्रबंधन की बेहतर यानी सर्वोत्तम विधि की बात करते हैं। अगला जो है, टेलर दक्षता बढ़ाने हेतु प्रति व्यक्ति दक्षता को बढ़ाना आवश्यक है। यानी टेलर का कहना है कि दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति दक्ष होना चाहिए। वही फ्यूल का कहना है कि दक्षता बढ़ाने हेतु प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है। यानी उनका कहना था कि पूरे संगठन को ही दक्ष बनाया जाए। इसके अलावा टेलर का कहना था कि श्रमिकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। टेलर का कहना था कि श्रमिकों को प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, लेकिन फ्यूल का कहना था कि संगठन के हर स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोनों में देखिएगा कि कुछ कुछ अंतर है। प्रबंधन को कार्यशाला स्तर पर लागू करने की बात की, यानी इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने कार्यशाला स्तर यानी शॉप फ्लोर लेवल पर प्रबंधन को लागू किया। जबकि फ्यूल
प्रबंधन को एक सार्वभौमिक किया मानते हैं। यानी फ्यूल का प्रबंधन का जो सिद्धांत वो सार्वभौमिक है, वो किसी भी तरह के संगठन में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था फ्यूल का विचारधारा। आपसे टेलर और फ्यूल के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आशा है कि आप भली भांति इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लेकर आएंगे अगले थिंकर या अगले चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।